तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अब आपकी बारी में, जहां आप सुनते हैं भूत प्रेतों से जुड़ी सच्ची डरावनी कहानियां। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं खून की प्यासी चुड़ैलों की कहानियां, जिसे सुनकर आप लोगों को जरूर मजा आएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानियां। ये उस वक्त की कहानी है जब मैं गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। अब मेरी उम्र 15 साल थी। मुझे भूत प्रेतों चुड़ैल इन सबको असली में देखने का शौक चढ़ा था। चुड़ैल की कहानियां तो बड़े मजे से सुनता था और हमेशा बोलता था कि कितना मजा आएगा अगर किसी चुड़ैल से सच में मेरी मुलाकात हो जाए। तो मेरी दादी की किराना और दूध की डेयरी ऐसी 2 दुकानें थी। दादी और मैं मिलके दोनों दुकान चलाते थे। गांव में हमारा बड़ा नाम था। हर रात को दुकान बंद करके दादी घर चली जाती और मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठकर भूत प्रेतों की कहानियां एक दूसरे को सुनाते थे। कभी कभी गांव के बड़े बूढ़े भी हमारे साथ बैठ के हमें चुड़ैल की कहानियां सुनाते और कभी कभी तो गांव वालों से छुपते छुपाते हम तरह तरह के हॉन्टेड जगह पर भी जाते थे। इन सब में सबसे आगे मैं होता था। मुझे उन अमानवीय शक्तियों को ललकारने का बड़ा शौक था। पर मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आया कि मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा था। उस रात दुकान बंद करके दादी घर चली गई और मैं दोस्तों के साथ दुकान की सीढ़ियों पर ही पंचायत लगा के बैठ गया। मेरे एक दोस्त बाबूलाल ने चुड़ैल की एक सच्ची घटना बताई। पड़ोस के गांव वाले कुछ लोग हफ्ते भर पहले रात को जंगल से लौट रहे थे। उसी वक्त उन पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया। उनमें से एक को तो उसने किसी शिकार की तरह दबोच लिया और उसकी गर्दन पर अपने लंबे नुकीले दांत गड़ाकर खून गटकने लगी। बाकी लोग जैसे तैसे जान बचा के भागे थे और उनका वह दोस्त जिसका चुड़ैल ने खून पिया था, वह अगले ही दिन जंगल में तालाब के किनारे बेहोशी की हालत में मिला। लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। वह बच तो गया पर उसके शरीर में हमेशा खून की कमी रहने लगी और आज सुबह ही उसकी मौत हो गई। अब उस जंगल के रास्ते से उस गांव का कोई भी आता जाता नहीं। वह हमारे गांव के एक लंबे रास्ते से होकर जाते हैं। मैं बोला कि ये चुड़ैल भूत प्रेत सब कुछ अफवाह होगी, जंगल में कुछ और ही कांड हो रहा होगा। फिर मजाक मजाक में हम सब में शर्त लगी, जो कोई जंगल के बीचों बीच जाके पुराने पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध के आएगा वो सबसे बड़ा जिगरा वाला माना जाएगा। उस चुनौती के लिए 3 लोग आगे आए, मैं, आशीष और विवेक। और दूसरे दिन रात को दुकान बंद करने के बाद सब ने घर पे बोल दिया कि दोस्त का बर्थडे है, थोड़ा लेट आएंगे। और फिर मैंने एक लाल रिबन जेब में रख ली और विवेक की मोटरसाइकिल पर हम रात के 9 बजे निकले और बाकी दोस्त जंगल की सीमा रेखा के पास खड़े रहे। आशीष मोटरसाइकिल चला रहा था। उस दिन चांदनी रात थी, इस वजह से आसपास का नजारा ठीक ठाक दिख रहा था। तीनों को डर भी लग रहा था, पर अब बात इज्जत की थी, इसलिए वह काम करना ही था। आशीष मोटरसाइकिल चलाने में उस्ताद था, इसलिए जंगल वाले रास्तों पर बाइक हर बार वही चलाता था। हम जंगल के बीचों बीच पहुंचे। मैं बाइक से उतरा और विवेक मुझे टॉर्च लाइट का फोकस दिखाने लगा। मैंने लाल रिबन निकाली और जाके पीपल की टहनी को बांध दी और जब मैं पीछे मुड़ा तब एक नुकीले पत्थर से ठोकर खाकर मुंह के बल गिर गया। मेरे पैर पर गहरी चोट लगी और खून पानी की तरह बहने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा देकर बाइक पर बिठाया। फिर हम गाड़ी स्टार्ट करके गांव की तरफ निकल पड़े। बस थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे किसी की गुर्राने की आवाज आई। आशीष ने मोटरसाइकिल रोकी और हम तीनों ने बाइक पर ही बैठे बैठे पीछे देखा और जो नजारा हमारी आंखों के सामने था उसे देखकर कुछ समय के लिए दिल धड़कना, नाक से सांस लेना भूल गए, क्योंकि मेरा खून जिन पत्थरों पर गिरा था उन पत्थरों को एक औरत एकाएक करके चाट रही थी। वह पूरी तरह खून से नहाई हुई थी, सिर्फ उसकी आंखों की सफेद पुतलियां दिख रही थी। खून चाटते वक्त वह हमारी तरफ देख रही थी। तभी अचानक उसने पत्थर फेंका और हमारी तरफ झपटी और फिर आशीष ने किसी रेसर की तरह बाइक भगाई। मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा और वह औरत 4 पैरों पर किसी नरभक्षी भेड़िए की तरह हमारा पीछा कर रही थी। एक पल के लिए तो उसने हमें पकड़ ही लिया था, पर किस्मत से आशीष के हाथ में बाइक थी। उसने गाड़ी 80 या शायद 90 की स्पीड से भगाई और जब हम जंगल की सीमा के बाहर आ गए तब न जाने वह भयानक चुड़ैल कहीं गायब हो गई। हमारे वापस लौटने तक सारे बड़बोले बजरबट्टू दोस्त घर भाग चुके थे। फिर अगले दिन दादी ने देखा कि मैं कुछ परेशान सा और डरा हुआ हूँ।
मुझसे सब सच्चा चुगलवा लिया और मैंने भी सब हकीकत बता दी। उस दिन दादी ने मुझे खूंटे से बांध कर मारा था और बाकी दोस्तों के घर भी जाकर दादी ने ये कारनामा बता दिया। सबको मार पड़ी। फिर दादी ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर हमारी दोनों दुकानें और बंगला गांव के पाटिल को बेच दिया और एक रात तो जबरन मुझे हनुमान जी के मंदिर में सुलाया था। मैं गांव छोड़ने को तैयार नहीं था, पर दादी मुझे मार कूट के मुंबई ले आई, जहां मैं अभी भी रहता हूं। कुछ दिनों बाद जब सब नॉर्मल हो गया, फिर मैंने दादी से गांव छोड़ने का कारण पूछा। तब दादी ने मुझे बताया कि पत्थरों पर गिरा हुआ तेरा खून चाटने वाली वह औरत रक्त पिशाचिनी थी और अब उसको मेरे खून का चस्का लग गया है। अभी भी वह चुड़ैल तेरी तलाश में भटक रही होगी, इसलिए तेरी सुरक्षा के लिए मैंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। पर दादी के कहने के अनुसार वह रक्त पिशाचिनी आज भी मुझे ढूंढ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या वह मुझे ढूंढ पाएगी? तो ये थी आज की पहली कहानी। आशा करता हूं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। और अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। इस कहानी में निखिल के साथ घटी एक डरावनी घटना मैं आप लोगों को सुनाता हूं। रात के 10 बजे ऑफिस से लौटते वक्त निखिल अपने करीबी दोस्त रॉबर्ट की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने अपनी कार पार्क करके उसने कब्रिस्तान पर एक नज़र डाली। रात के वक्त कब्रिस्तान पूरी तरह सुनसान था, इतना कि हवा झोंके से पेड़ से गिरने वाले पत्तों की आवाज भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने कब्रिस्तान में जाकर अपने साथ लाए हुए ऑर्किड के फूल रॉबर्ट की कब्र पर रख दिए और 2 मिनट मौन करते हुए खड़ा रहा। फिर जब वह वापस घर जाने के लिए पीछे मुड़ा, तब उसे कब्रिस्तान पर बैठी एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। बच्ची के हाथ में एक हरे रंग का कांच का टुकड़ा था, जिसे वह बार बार आंख पर लगा के आस पास की कब्रों को देख रही थी। निखिल कुछ मिनट वहीं खड़ा रहकर उस बच्ची को देखता रहा। वह इंतजार कर रहा था कोई उस बच्ची की पहचान का आए और उसे सही सलामत अपने साथ घर ले जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर निखिल उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हुआ। निखिल की तरफ देखते हुए वह बच्ची मुस्कुराई। निखिल ने पूछा, अरे छोटी, तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? फिर वह बोली, मेरे मम्मी पापा अगले कब्रिस्तान में गए हैं और वो वहाँ पर रहते हैं। और वहाँ से कुछ ही दूर एक और कब्रिस्तान था, इसलिए निखिल को लगा कि बच्ची शायद वही कब्रिस्तान के आसपास कहीं रहती होगी। इसे शायद ठीक से पता याद नहीं होगा। आखिर 8 साल की तो थी वह। फिर निखिल ने पूछा कि तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो, तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, अब मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं। निखिल ने सोचा कि कैसा निर्दय बाप है, अपनी बेटी को कोई इस तरह कब्रिस्तान में छोड़ के जाता है भला। निखिल उस छोटी बच्ची से इतनी बातें कर रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े में ही था। वह बस उसमें एक आंख बंद करके इधर उधर देख रही थी। निखिल ने आखिर उस बच्ची से पूछ ही लिया कि तुम कांच में से क्या देख रही हो? और उसने जवाब दिया कि इस हरे रंग के कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग दिखते हैं, बहुत मजा आता है। गायब होने वाले लोग? निखिल को कुछ समझ में नहीं आया। वह बच्ची के साथ कुछ देर खड़ा रहा और फिर उसे गोद में उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। चलते चलते गोद में बैठी उस बच्ची ने उसका नाम त्रिसा बताया। निखिल ने जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर कदम रखा, उसे अचानक तेज ठंड के मौसम ने घेर लिया। उसका बदन ठंड से कांपने लगा। पर निखिल का ध्यान जब उस कार के पास खड़ी उस बच्ची त्रिसा की तरफ गया, तब उसे हैरानी हुई, क्योंकि उस पर इस खून जमाने वाली सर्दी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उस वक्त त्रिसा कांच के टुकड़े में से निखिल की तरफ देख रही थी। तभी उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। वह बोली, अंकल आपके पीछे कोई है। निखिल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने पीछे कोई भी नहीं दिखा। निखिल को लगा कि त्रिसा शायद मजाक कर रही होगी। फिर वह बोला, त्रिसा बेटा चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी वक्त त्रिसा बोली, अंकल आप भी कहाँ से गायब होने वाले लोगों को देखो ना। निखिल बोला, मैं बाद में देखूंगा, बस तुम अब कार में बैठो। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली कि अभी के अभी देखो, अभी के अभी देखना ही होगा आपको। उसकी जिद पर निखिल ने जब वह हरा रंग का कांच का टुकड़ा अपनी आंख के सामने लाया, तभी दहशत से उसकी आंखें
फट पड़ी, क्योंकि उस कांच में से जब निखिल ने कब्रिस्तान की तरफ देखा था तब उसे वो दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता। उसे दिखा कि कब्रिस्तान में बहुत सी आत्माएं घूम रही हैं और उनमें से कुछ उसकी तरफ ही देख रही हैं। और जब उसी कांच के टुकड़े से उसने अपने आसपास नजर डाली तो 3 बदसूरत जले हुए प्रेत निखिल को घेर के खड़े थे और त्रिसा की जगह उसे एक छोटा पिशाच दिख रहा था जो उसकी तरफ देखकर अपनी लार टपका रहा था। यह सब कुछ उसने कुछ ही सेकंड्स में देखा था। निखिल अपने साथ गोद में किसको उठा लाया है, यह सोचकर डर से निखिल अधमरा सा हो गया। उसने तुरंत कांच का टुकड़ा फेंक दिया और भागने के लिए कार का दरवाजा खोलने लगा। तभी उसे एक ऐसी शैतानी हंसी सुनाई दी और अगले ही पल पूरे कब्रिस्तान ने निखिल की दर्द भरी चीख सुनी, क्योंकि वह छोटा पिशाच निखिल की पीठ पर बैठा हुआ था और उसने अपने नुकीले दांत निखिल की गर्दन में 2 इंच अंदर घुसाए हुए थे और बड़े ही चाव से उसका खून चूस रहा था। जब निखिल के शरीर का पूरा खून खत्म हुआ तब वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर कब्रिस्तान से निकले चुड़ैल और प्रेतों ने निखिल के शरीर का मांस नोच नोच कर खाया और अपनी भूख मिटाई। अब चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। मैं बदलापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये जो छोटी सी भूता कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी आंखों देखी सच्चाई है, जिसकी सिर्फ याद आज भी मेरे दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी है। तो वह भूता घटना कुछ इस प्रकार है। मेरे 12वीं के एग्ज़ाम सिर पर थे और अचानक पिताजी के गुजर जाने के बाद घर के हालात बिगड़ गए थे। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए और घर चलाने के लिए मुझे देर रात तक ऑटो चलाना पड़ता था। उस रात को सभी ऑटो वाले घर चले गए थे, सिर्फ मैं अकेला ही था। रात के भयानक सन्नाटे में ऑटो स्टैंड पर अगली सवारी का इंतजार कर रहा था। दूसरे दिन दोपहर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, इसलिए मेरे लिए समय भी पैसे की तरह ही कीमती था। मैं ऑटो में आगे की सीट पर नोट्स पढ़ते हुए अपना समय बिता रहा था। तभी मुझे एक नशीली महक ने अपनी ओर आकर्षित किया। वह महक कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए मैं ऑटो से बाहर निकलने ही वाला था। तभी मुझे पीछे से एक सख्त आवाज़ आई, मुझे बदलापुर गांव में जल्दी से छोड़ दो। अचानक से आने वाली इस आवाज़ से मैं चौंक गया और पीछे मुड़ के देखा तो ऑटो में एक सुंदर सी सजी धजी लड़की बैठी थी। मैंने पूछा, आप अंदर कब आकर बैठी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपने पैरों की तरफ ही देखे जा रही थी। मैंने भी आगे कुछ नहीं पूछा और तुरंत ऑटो स्टार्ट करके गांव की तरफ चल पड़ा। पर मैंने एक बात गौर किया था, जब से वह लड़की रिक्शा में बैठी थी तब से मुझे गजब की ठंड लगने लगी थी। ऑटो चलाते चलाते मेरे सामने वाले आईने पर जब मेरी नज़र पड़ी तब मुझे दिखा कि वह लड़की एकटक घूरे जा रही है, पर उसने चेहरे पर एक भी भावना नहीं थी। फिर मैंने आईने से नज़रें हटाकर रोड पे टिका दी, पर कुछ ही दूर जाने के बाद रिक्शा में अचानक कहीं से सड़े हुए मांस की बदबू फैलने लगी। इतनी कि मुझे घुटन होने लगी, सांस तक लेना मुश्किल हो गया था उस वक्त। फिर एक बार मेरी नज़र आईने पर पड़ी और उसमें दिखने वाली उस भयानक नज़ारे से मेरी रूह कांप गई, क्योंकि आईने पर जो लड़की मुझे दिख रही थी वह एक दुल्हन की जोड़े में थी और उसका चेहरा आधा जला था, जिसमें से मांस के टुकड़े पिघल के नीचे गिर रहे थे। अब मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया था कि अपनी चलती ऑटो का हैंडल छोड़कर सड़क पर ही कूद पड़ा। उसके बाद सुबह जब मेरी आंखें खुली तब मैं गांव के दवाखाने में लेटा हुआ था। पास में मेरी माँ और कुछ गांव के बुजुर्ग बैठे थे। अब मेरे सिर पर 4 टाँके लगे थे और बाकी सभी मामूली चोटें थी। सिर पर गहरी चोट लगने से शायद मैं बेहोश हुआ था। और जब मैंने मेरे रिक्शे के बारे में पूछा तो सभी ने उल्टा मुझसे सवाल किया, तुम हमें गांव के बाहर सड़क पर पड़े मिले थे, तो तुम्हारा ऑटो तुमसे दूर उस पुराने कब्रिस्तान में क्या कर रहा था?
ये खबर सुनने के बाद मैं दंग रह गया। उस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं था, पर उस खौफनाक प्रेत की आत्मा के बारे में मैंने सबको बता दिया। माँ भगवान का शुक्रिया करने लगी कि मेरे बेटा एक चुड़ैल के चंगुल से सही सलामत बच निकला। जाते जाते सभी गांव के लोग बोले तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसलिए जिंदा हो। वह चुड़ैल एक कुंवारी लड़की की भयानक आत्मा थी जो अपनी प्यास तुम्हारे जैसे कुंवारे लड़कों का शिकार करके बुझाती है।